हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय चैनल। आज की जो एक्सप्लेनेशन होने वाली है कोरियन ड्रामा सीरीज़ माउस के सेकेंड एपिसोड के साथ। अगर आपने फर्स्ट एपिसोड नहीं देखा तो ऊपर दिए आई बटन को प्रेस करें या डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक को चेक करें और ऐसे वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सो विदाउट एनी डिले बढ़ते एक्सप्लेनेशन की तरफ। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं जहाँ न्यूज़पेपर में मर्डर की खबर छपी होती है और एक बच्चे को सस्पेक्ट बनाया जाता है। दूसरी जगह जेउन की नार्को टेस्ट कर रही होती है। जेउन की नार्को टेस्ट करते और जेउन वो टेस्ट आसानी से पास कर लेता है और एज ए इनोसेंट वो बाहर निकल आता है और कहता है भगवान ने मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया और मैं एक किलर बन गया। और वह आवाज़ चेंज होती है बड़े जेउन के साथ। एक क्रॉस को दिखाया जाता है और वो कहता है कि मैंने पहला मर्डर जो किया उसमें पूरा मज़ा आया। फिर हमें एक बॉक्सिंग रंग में एक शख्स की जली हुई लाश दिखाई जाती है जो एक बॉक्सिंग क्लब मोजिंग में हुआ होता है, जो वहाँ का हेड ट्रेनर था, जो किसी ने उसे जलाकर मारा था। वो हेड हंटर के मारे गए विक्टिम की फैमिली का मेंबर था जिसने 25 साल पहले शहर में मौत का तांडव किया था। फिर नेक्स्ट सीन में हम एक बस को देखते हैं जिसमें से एक औरत उतरती है। वो घबरा कर चल रही होती है। वो एक आदमी को नोटिस करती है और वो औरत गली के रास्ते में जल्दी जल्दी में चलने लगती है। वो आदमी भी उसका पीछा करने लगता है। वो और तेज चलने लगती है। तब कोई सामने से आकर औरत को मारता है और औरत के हाथों से राइस की बैग गिर जाती है और उस औरत के हाथों की रिंग को दिखाते हुए वो किलर उसे खींच कर कहीं लेकर जा रहा होता है। नेक्स्ट सीन में हम डिटेक्टिव मोची को देखते हैं जो एक मर्डर का पीछा कर रहा होता है और मोची नशे में होने के कारण वो मर्डर को कहता है कि तुम और भागोगे तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। तब वो डर कर टेरेस पे चले जाता है। वो उसका पीछा करते हुए मोची भी टेरेस पे पहुंच जाता है। फिर मर्डर मोची से डर कर टेरेस के एज पर चढ़ जाता है और कहता है कि तुम और आगे आओगे तो मैं यहाँ से कूद जाऊँगा। पर मर्डर मोची पर भरोसा नहीं करता क्योंकि वो शराब के नशे में था और वो शराब के नशे में गोली मार दे, इसी डर से वो बिल्डिंग से कूद जाता है। यह देखकर मोची टेरेस पर ही और पीने लगता है। फिर मोची को लेडी की मौत की खबर मिलती है जहाँ पुलिस पहले से मौजूद थी। तब नशे में धुन मोची वहाँ पहुँच जाता है और उस बॉडी को देखने लगता है और वो नोटिस करता है कि उस औरत की उंगली मुड़ी हुई थी। ये सब उसके कलीग डिटेक्टिव कैंग और डिटेक्टिव शिंग देख लेते हैं और मोची को कहते हैं कि ये हमारा केस है और तुम बीच में मत आना। तब मोची कहता है कि ये भी किलिंग उसी किलर का काम है। तब वो नशे में होने के कारण मोची को वहाँ से धक्का देकर उस जगह से हटा देते। फिर वहाँ कुछ रिपोर्टर आते जहाँ मोची उन्हें नशे में ही इंटरव्यू देने लगता है और उसके कलीग उसे रोकने के लिए उसके पास भागते और सीन शिफ्ट होता है जहाँ किलर ये इंटरव्यू देख रहा होता है, जहाँ मोची कहता है कि ये मर्डर भी उसी किलर ने किया है जिसने बॉक्सिंग क्लब में ट्रेनर को चलाया था, जो भगवान से नफरत करता है या फिर सबका ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए कर रहा था। फिर हमें किसी की टेबल पर उस लेडी की रिंग और बॉक्सिंग ग्लव को देखते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है जहाँ मोची हांसुजन से मिलने जेल आया होता है। हांसुजन कहता है कि तुम फिर से हार गए, उस मर्डर को मारकर जेल में आना चाहते थे तुम मुझे मारने के लिए। तब मोची कहता है कि इतनी जल्दी क्या है, मैं कुछ और तरीके से अंदर आ जाऊंगा। तब हांसुजन कहता है कि तुम नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम किसी को मार ही नहीं सकते। तब मोची कहता है कि तुम ब्रेन के डॉक्टर हो, आंखों के नहीं। मेरे आंखों को देखकर तुम ये नहीं बता सकते मैं किसको मारूंगा या नहीं मारूंगा। तब हांसुजन कहता है कि किसी को मारने के लिए आंखों में खालीपन होना चाहिए और तुम्हारे आंखें इमोशन से भरे, गुस्से, दर्द और पछतावा, सहानुभूति और प्यार से भरे पड़े हुए, तो तुम मर्डर किसी को कर ही नहीं सकते, तुमसे मर्डर हो ही नहीं पाएगा। फिर मोची गुस्से में कहता है कि तुम्हें मारे बिना मैं जी नहीं पाऊंगा। तब हमें मोची की जगह पर फर्स्ट एपिसोड वाला छोटा मोची दिखाते जहाँ हांसुजन उसे कहता है कि तुमने मुझे गलत जगह पर मारा, मेरे गले पर वार करना चाहिए था। तब मोची कहता है कि मुझे मर्डर साइट पर एक होली बुक मिली थी जिसमें लिखा था जो मुझे मिला वही रिटर्न में तुम्हें दूंगा, मतलब जो दर्द मुझे मिला वही दर्द मैं तुम्हें दूंगा, तुम्हारे सामने ही तुम्हारे बेटे को मारूंगा। तब हांसुजन कहता है कि मुझे कोई बच्चा नहीं है। तब मोची कहता है कि तुम्हारे बच्चे को मैंने ढूंढ लिया, तुम्हारी बीबी को भी। तब ये बात सुनकर हांसुजन चौंक जाता है जहाँ हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जून हांसुजन को आके कहते हैं कि उसका बच्चा मर गया और उसने ही उसका मारा है। तब मोची उसे तोड़ मारता है कि कुछ भी हो जाए साइकोपैथ अपने बच्चे से बहुत प्यार करता है और उसे मार कर तुम्हें वही दर्द दूंगा जो एहसास मैंने ज़िंदगी भर सहा है। फिर मोची वहाँ से चले जाता है। फिर हांसुजन के फ्लैशबैक में हम जाते हैं जहाँ उसकी वाइफ उससे कहती है कि उसने उसके बच्चे को मारा है क्योंकि उसे डर था कि वो उसका बच्चा
उसके जैसे बन ना पाए। मासूजन फिर उस पर गुस्सा होता है और जीवन वहाँ से चले जाती है। फिर हम करंट में आते हैं जहाँ मासूजन मोची से पता चला रहता है कि उसका बच्चा जिंदा है, और एक क्रीपी स्माइल के साथ ये सीन यहीं ख़त्म होता है। नेक्स्ट सीन में हम मोची के फ्लैशबैक में देखते हैं जहाँ एक फ्लावर शॉप के सामने खड़ा होता है। जीवन अंदर बैठी होती है, जो मोची को नोटिस करके वो बाहर आती है और उसको फ्लावर के बारे में बताने लगती है। मोची उसे याद दिलाता है कि वो वही बच्चा है जो स्नोमैन गिरने पर रो रहा था। तब जीवन घबरा जाती है। मोची उससे पैसे मांगने लगता है और कहता है कि उसके भाई की सर्जरी है, उसकी ये हालत तुम्हारे पति की वजह से हुई है, अगर मैं पैसे ना भरूं तो वो लोग उसकी सर्जरी नहीं करेंगे। और मोची रो कर पैसे मांगने लगता है। यह सुनकर अंदर बैठी औरतें बाहर आ जाती है। तब मोची सबके सामने कह देता है कि ये सब तुम्हारे पति की वजह से हुआ है जो हेडहंटर था। ये सुनकर ऑड्रे डर जाती है और कहता है कि तुम्हारे पति एक सक्सेसफुल सर्जन था तो तुम्हारे पास पैसे बहुत होंगे, तो मुझे दो। तब हम किसी बच्चे की आवाज़ सुनाई देते जो जीवन को माँ कर पुकारती है। फिर हम करंट सीन में आते हैं जहाँ मोची अचानक से ब्रेक लगाता है, जहाँ उसकी गाड़ी के सामने एक आदमी जिसका नाम बेरम होता है, वो एक बर्ड को बचाने के लिए नीचे झुका होता है। उस बर्ड का पैर टूटा होता है तो इसके लिए वो नीचे झुका होता है। ये बोलकर मोची से सॉरी बोलने लगता है और उसने उस कार को नोटिस नहीं किया था। तभी मोची चिल्लाकर उससे कहता है कि उस बर्ड की वजह से तुम मेरे कार के नीचे आ जाते थे और मर जाते थे। तब बेरम उससे सॉरी बोलते ही जा रहा था। फिर सीन शिफ्ट होता है जहाँ हम चिकू को देखते हैं जो एक प्रिजन गार्ड होता है जो हासुजन को लेकर काल कोठरी में लेके जा रहा था। तब हासुजन उसे थ्रेड लाने को कहता है और बोलता है कि अगर मैं प्रैक्टिस ना करूं तो मेरे हाथ जकड़ जाएंगे। तब नाचिकू उसे मना करता है और तब नाचिकू जोर से चिल्लाकर कहता है कि मैं यहाँ नौकरी करने आया हूँ, तुम्हारा नौकर बनने नहीं। तब नाचिकू वहाँ से चले जाता है और अपने कलीग जो डॉक्टर होता है उससे जाकर ये सब बात बता देता है। तब डॉक्टर उसे थ्रेड का पैकेट देकर हासुजन को देने को कहता है। वो कहता है कि तुम्हारे पहले जो था उसने भी यही किया था, उसे नौकरी से निकाल दिया गया। और नाचिकू उस थ्रेड को देखते ही रह जाता है। तब डॉक्टर को किसी का कॉल आता है जो जेल में विजिट करने आया होता है और आईडी भूल गया होता है। तब डॉक्टर उसे लेने बाहर चले जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं बेरम, उसका पुलिस दोस्त कोंगदो और नाचिकू एक साथ बातें कर रहे होते। ये तीनों बेस्ट फ्रेंड होते और जेल के अंदर बेरम का मैजिक शो होता है तो उसकी तैयारी कर रहे होते। वहाँ हम मोची के बड़े भाई मुहान को भी देखते। एक प्रिस्ट होते जो नाचिकू को उसके नए यूनिफॉर्म और घड़ी के लिए कांग्रेस करते हैं। बेरम नोटिस करता है कि शो के लिए लगने वाला थ्रेड वो घर पर ही भूल गया है। तब नाचिकू अपने पास हुए थ्रेड का पैकेट देता है जो उसे डॉक्टर ने दिया था। तब कोंगदो नाचिकू को पूछता है कि उसने हेडहंटर को देखा है क्या जो इधर है। नाचिकू फिर गुस्सा होकर कोंगदो पर चिल्लाने लगता है और कहता है कि तुम्हें उस आदमी से के बारे में पूछ रहे हो जिसने एक औरत को 20 बार स्टैप किया है और उससे मिलना चाहते हो। कोंगदो फिर नाराज़ होकर वहाँ से चले जाता है। फिर बेरम और नाचिकू मैजिक बॉक्स लेकर अंदर जा रहे होते और एक जगह रुक जाते क्योंकि वो बॉक्स हैवी था। बेरम फिर हेडहंटर को नोटिस करता है। नेक्स्ट सीन में हम मोची को बस से उतरी औरत के मर्डर सीन पर देखते हैं और वो औरत को कैसे मारा होगा ये सोचने लगता है और वहाँ गिरे राइस को नोटिस करता है और वहाँ पर गिरे ब्लड के सैंपल लेता है। फिर उस किलर के शूज़ का फुटप्रिंट मिलता है जो मेजर करने में पता चलता है कि किलर का पैर बड़ा है। फिर अगले सीन में चोई को देखते जो एक क्राइम शो की प्रोड्यूसर थी। वो मोची का वेट करती है। वो मोची आने पर उसे कांग्रेस करने लगती है क्योंकि उसने एक मर्डर को पकड़ा था जिसने बिल्डिंग के एज से कूदकर जान दी थी। फिर वो उसे 2 मर्डर जो हुए थे जिसको मोची एक ही मर्डर ने किया है उस थ्योरी के बारे में पूछने लगती है, पर मोची उसे वहाँ से जाने को कहता है। फिर डिटेक्टिव चीफ मोची को नशे में इंटरव्यू देने के लिए चिल्लाने लगते हैं। फिर मोची अपने डेस्क पर बैठकर बॉक्सिंग क्लब और औरत के मर्डर की फाइल देखने लगता है। तभी वहाँ एक आई विटनेस आता है जो पकड़े हुए सस्पेक्ट को कंफर्म करता कहता है कि वो बस ड्राइवर है जिसने औरत को जहाँ छोड़ा था वहाँ पर इस आदमी को उसने देखा था। वो आदमी उस औरत का पीछा कर रहा था। तब मोची उसके पैरों की तरफ देखता है पर उस सस्पेक्ट पर पहले से ही क्राइम होने के कारण उसे गिरफ्तार किया जाता है। पर वो वहाँ चिल्ला कर कहने लगता है कि वो किलर नहीं है। तब मोची अपने कलीग डिटेक्टिव कैंग को कहता है कि वो किलर नहीं हो सकता क्योंकि किलर का पैर बड़ा है और इसका पैर छोटा है। पर कैंग मोची को कहता है कि वो अपने केस पर ध्यान दे, दूसरे केस पर ध्यान न दे। फिर अभी चोई पीछे से आती है और मोची को कहती है कि वो किलर के सर्च में वो उसका कोऑपरेट करेगी ये बताने लगती है। तब मोची उसे मना कर देता है।
फिर चोई मोची को उसका गैम्बलिंग वाला फ़ोटो दिखाकर उसे ब्लैकमेल करने लगती है। तब मोची मान जाता है। फिर वो दोनों मर्डर स्पॉट पर जाते हैं। मोची वहाँ से मिले सबूत के बारे में चोई को बताने लगता है। तब हमें पता चलता है कि औरत को उस जगह पर मारा था। और फिर सीन शिफ्ट जेल की तरफ होता है, जहाँ फंक्शन हो रहा था, जहाँ गाना चल रहा था। गाने के बाद बेरम का मैजिक शो चालू होता है, जहाँ वो एक थ्रेड का मैजिक ट्रिक परफॉर्म करता है, जहाँ सब लोग हंसने लगते हैं। तब हेड हंटर की एंट्री होती है, वो भी शो देखने आता है। तो दूसरी तरफ मोची चोई को औरत की पोजीशन में रखकर पूछने लगता है कि उसकी उंगली किस तरफ पॉइंट कर रही है। सामने देखने पर वो कहते हैं कि क्रॉस की तरफ। फिर वो उसे उंगली से गायब हुई रिंग के बारे में भी बोलता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, जहाँ बेरम एक नया मैजिक दिखा रहा होता है। अपने साथ लाए मैजिक बॉक्स के साथ वो अपने सामने बैठे एक प्रिजनर को उसके अंदर डाल देता है और उसे गायब कर दूंगा करके ये बोलता है। फिर वो मैजिक बॉक्स घुमाता है और उसमें से कुछ ऐसा दिखता है जिसे देख सारे प्रिजनर और बेरम भी चौंक जाता है। फिर दूसरे सीन में हम मोची को बॉक्सिंग क्लब में देखते हैं, जहाँ वो चोई के साथ इन्वेस्टिगेट कर रहा होता है। मोची फिर चेयर पे बैठ जाता है और जैसे मर्डर हुआ वैसे उस उंगली को बाहर की तरफ इशारा करके चोई को पूछता है कि उसकी उंगली किस तरफ इशारा कर रही होती है। तब वो कहती है कि क्रॉस की तरफ। दोनों केस का किलर सेम है। मोची तब कहता है कि उस औरत की उंगली से रिंग गायब थी और इसके बॉक्सिंग ग्लव जो उसके बहन ने गिफ्ट दिया था। फिर सीन शिफ्ट होता है बेरम को दिखाते हुए, जिसका फेस डरा हुआ था क्योंकि उस मैजिक बॉक्स के अंदर नाचिको होता है, जिसे घायल करके अंदर रखा होता है। उसके ऊपर यूनिफॉर्म भी नहीं होता। उसे बाहर निकाला जाता है। फिर प्रिजन के डॉक्टर को कॉल करके बुलाया जाता है। ये सब देखकर हांसुजन आगे आता है और बेरम को मैजिक ट्रिक में परफॉर्म किया हुआ थ्रेड मांगता है। तब फादर मूवन को हेड हंटर को देखकर अपने बचपन की याद आती है और वो कांपने लगते हैं क्योंकि हेड हंटर ने उनकी पूरी फैमिली को मार दिया था। फिर बेरम हांसुजन को थ्रेड देने से मना कर देता है और कहता है कि तुम हेड हंटर हो, तुम कुछ भी मत करो। तब डॉक्टर वहाँ आते हैं और नासू की हालत देखकर कहते कि इसका ब्लड बहुत बह गया है, तो इसे हॉस्पिटल ले जाना होगा। तब फादर मोहन आसुजन को उनकी मदद करने को कहते हैं। तब वो आसुजन नाचू के शरीर पे थ्रेड बांधता है, फिर उसे हॉस्पिटल लेके जाया जाता है। नेक्स्ट सीन में हम मोची और चोई को देखते हैं, जहाँ मोची किलिंग की मोटिव ढूंढ रहा होता है। तब उसे पता चलता है ये सब रिवेंज के चक्कर में हुआ रहेगा, क्योंकि वहाँ उसे बाइबल मिलता है। तब वो मोची कहता है कि शायद से किलर ने ट्रेनर के पास जाकर उस बाइबल को पढ़वाया होगा, क्योंकि उस ट्रेनर का ब्लड का सलाइवा उस बाइबल पर था, वहाँ जहाँ पर उस पन्ने पर लिखा था आई फॉर एन आई, टूथ फॉर एन टूथ। मतलब किलर के हिसाब से दांत के बदले दांत और आँख के बदले आँख। फिर हम हॉस्पिटल के सीन को देखते हैं, जब डॉक्टर नाचियो की उंगली मिसिंग है करके बताते। फिर मोची चोई को बताता है कि फिर उस किलर ने उस बाइबल को उल्टा रखा रहेगा जानबूझकर। फिर वो चोई को पूछता है कि क्या उसने हासुजन को बेटे को ढूंढा क्या। उस पर चोई पूछती है कि क्या तुम हासुजन हेड हंटर है, इसके लिए उसके बेटे को भी सताओगे तो नहीं। तब मोची कहता है कि फिर मेरा क्या कसूर, एटलीस्ट मैं उसका पिता मर्डर तो है, मैं भी उसे वही दर्द देना चाहता हूँ जो दर्द उसके पिता ने मुझे दिया था, आँख के बदले आँख, दांत के बदले दांत। नेक्स्ट सीन में हम सुंगहो को देखते हैं, जो एक डॉक्टर था और वो एक लेडी को सुसाइड करने की कोशिश के लिए वो चिल्लाने लगता है। तब कुंग दो सुंगहो को चिल्लाने लगता है कि वो पेशेंट से ऐसे बात करता है क्या। तब बेरम बीच में आकर कुंगदो को बाहर भेजता है और सुंगहो की माफ़ी मांगता है। तब वहाँ एक पुलिस ऑफिसर उंगली लेके आता है और कहता है कि ये नाचू की हो सकती है। फिर वो लोग सर्जरी की तैयारी करते हैं। सर्जरी सुंगहो करने वाला होता है। सर्जरी शुरू होती है। फिर थोड़ी देर बाद डॉक्टर बाहर आके बताता है कि ऑपरेशन सक्सेसफुल था। जेल में किसी डॉक्टर की वजह से वो बच पाया है। तब ऑफिसर कहते हैं कि वो हेड हंटर था। तब सुंगहो हेड हंटर का नाम सुनकर वहाँ से चले जाता है। तब बेरंग को पता चलता है कि हेड नाचुई का किलर मिल गया है। फिर हम बोइंग को देखते हैं, जो स्कूल से बाहर आ रही होती है। वो कॉल करके किसी को बुलाने की कोशिश कर रही होती है। फिर वो एक ब्रिज पे आकर डर कर रुक जाती है। वो ब्रिज पार नहीं कर पा रही होती, उसे पिक करने कोई आया नहीं होता। फिर वो ईयरफोन लगाकर ब्रिज क्रॉस करने की कोशिश करती। तब उसे किसी का चेहरा याद आता है। तब हम देखते हैं कि कोई उसका पीछा कर रहा था। तो बोइंग भागने लगती है और उसे पपी दिखता है और वो रुक जाती है। तब उसे पीछे से कोई कंधे पर हाथ रखता है, तो डर कर बोइंग नीचे गिर जाती है और मुझे छोड़ दो करके चिल्लाने लगती है। तब बोइंग के पीछे एक बूढ़ी औरत आकर उस पर्सन को छाते से मारने लगती है। वो असल में बोइंग की दादी होती है, जिससे बोइंग को पिकअप करने लेट हुआ होता है।
तब वो पर्सन बेरम होता है। मैं बेरम हूँ करके दादी को बताने लगता है। बेरम एक्चुअली उनका पड़ोसी होता है। दादी फिर बेरम को लेकर घर जाती है, उसे खाना खिलाती है। बेरम और बोइंग दोनों एक साथ खाना खा रहे होते। बेरम शर्ट चेंज करता है। बेरम की शर्ट का बटन निकल गया था, इसलिए दादी बेरम की शर्ट पर बोइंग की स्कूल के कोट का बटन लगाती। फिर बोइंग गुस्से से खाना छोड़कर रूम में चले जाती। तब दादी कहती है कि बोइंग तुम्हें चाहती है। फिर बेरम वहाँ से चले जाता है। फिर हम डॉक्यूमेंट्री देखते हैं जो चोई ने डैनियल ली और मोची की ली थी। ये सब किलर भी देख रहा होता है। फिर हम नेक्स्ट सीन में कंस्ट्रक्शन साइट को देखते जहाँ और एक विक्टिम को दिखाते जो बिल्डिंग के बाजू में हम क्रॉस भी देखते। ये मर्डर 15 दिन पहले हुआ था, जिसके पैर से शू मिसिंग था। ये सब पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही होती। एक सीन में हम किलर को किलिंग वेपन के साथ देखते तो दूसरी तरफ चोई को हम शेरलॉक होम्स जो शो रन करते हुए देखते। फिर नेक्स्ट सीन में हम एक लेडी को डॉग के साथ भागते हुए देखते। वो डॉग अचानक से एक जगह के अंदर घुसता है और ब्लड लगा हुआ शू लेके आता है और लेडी को देता है। फिर दूसरे सीन में हम पुलिस को देखते हैं जहाँ बेरम मरी हुई बिल्ली को देखकर उल्टी करने लगता है। दांत क्योंकि उसके दांत किसी ने निकाले होते। फिर ये देखकर उसके कलीग उसे पुलिस स्टेशन जाने को कहते। फिर बेरम पोस्टर लगा रहा होता है। तब दादी आती है जो लंगड़ कर चल रही होती। ये देख बेरम दादी के पैर पर मलहम लगाने लगता है और उस पर बैंडेड लगाता है, जो बैंडेड गोटमैन ब्रांड का होता है। और दादी को कहने लगता है कि आज से मैं बोइंग को स्कूल से पिकअप करने जाऊंगा, तुम घर पर रहना। फिर बेरम दादी को पूछता है कि बोइंग बारिश में ब्रिज पार क्यों नहीं कर पाती। तब दादी कहती है कि वो डरती है कहीं वो नदी में गिर ना जाए। फिर बेरम दादी को पपी के बारे में भी पूछता है जो बोइंग ब्रिज पर बड़बड़ा रही थी। तब दादी कहती है कि जब वो छोटी थी तो उसके पास छोटा पपी था जो खो गया था। फिर नेक्स्ट सीन में हम बोइंग को एक शॉप में आए हुए देखते जहाँ पर एक न्यूज़ चल रही होती और एक शख्स का चेहरा देखकर वो डर जाती है जिसका नाम कुंग दुशो होता है। कुंग दुशो जो 1 महीने में छूटने वाला होता है। ये बातें न्यूज़ पर चल रही होती है। उसका चेहरा देख बोइंग डर जाती है और अपने बचपन की याद उसे आती है। तो दूसरे सीन में हम मोची को देखते हैं जो 4th विक्टिम के स्पॉट पर आया होता है। उस 4th विक्टिम को लटकाया होता है। उस पर 1st विक्टिम के बॉक्सिंग ग्लव्स, 2nd विक्टिम के औरत की रिंग और 3rd विक्टिम के जो कंस्ट्रक्शन साइट में मिला था उसका जूता भी होता है। फिर वो विक्टिम के मुंह में हाथ डालता है, उसके अंदर उंगली फंसी होती है। जब वो उंगली हटाता है तो उसके अंदर क्रॉस निकाला होता है। फिर हम बेरम को हॉस्पिटल से बाहर आकर न्यूज़ देख रहे हुए दिखते। तो दूसरी तरफ सुहाम भी होता है जो बेरम को देख रहा होता है। तो दोनों में से कोई मन में सोच रहा होता है कि एक बच्चा मेरे जीन के साथ ही पैदा हुआ था, तो क्या हुआ होगा उस बच्चे का? क्या वो प्रेडेटर बन गया या फिर कोई एक कॉमन मैन? इसी के साथ ये एपिसोड यहीं भी ख़त्म होता है। तो फ्रेंड, कैसी लगी आपको एक्सप्लेनेशन? इस एपिसोड में हम सिर्फ कैरेक्टर को बिल्ड होते हुए देखते हैं। हर एपिसोड में कुछ ना कुछ क्ल्यू है, तो ऐसे एपिसोड को मिस ना करें। अगर आपसे एपिसोड की एक्सप्लेनेशन मिस हुई है तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक को चेक करें और ऐसे वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन करना ना भूलें। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। तो मिलते नेक्स्ट एपिसोड के एक्सप्लेनेशन के साथ।